हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में आज मैं ऑटोमोबाइल स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ऑटोमोबाइल का फर्स्ट वीडियो है और यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे व्हीकल एमिशन को। व्हीकल एमिशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा और इस वीडियो के लास्ट में भी डाल दूंगा, जहाँ पे हमने डिटेल में एमिशंस को डिस्कस किया है, प्रिकॉशंस को डिस्कस किया है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जो एमिशन को मिनिमाइज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें? यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन है। तो यहाँ पे 100% चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक बार मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपसे रिवाइज करवाऊंगा और लास्ट में मैंने कुछ 12 क्वेश्चन दिए हैं जिससे आप खुद को टेस्ट कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद ही है कि केवल पढ़ाई है और भूल गए हो। और अगर आपने चैनल को अभी ज्वाइन किया है तो मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप खुद अपने क्वेश्चंस, अपने जो कन्फ्यूजन हैं वो पोस्ट कर सकते हो, आपस में डिस्कस कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हीकल एमिशन क्या होता है। ऑलरेडी वी नो दैट ऑल द थिंग्स कि व्हीकल एमिशन किस किस रीजन से हो सकता है। भाई, अगर कहीं पे नॉन एस्टोमेटिक सोल्यूशन है, कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तब वहाँ पे पोल्यूटेंट जनरेट होंगे। दूसरा, डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन हो जाए। डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन इसलिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन है क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है ना वो एक स्टेबल गैस है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। काफ़ी हाई टेम्परेचर पे वो रिएक्ट करते हैं, अराउंड 2000 केल्विन के आसपास। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योंकि वहाँ पे कंबशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। अब नॉर्मल कंबशन से टेम्परेचर और बढ़ता है तो वहाँ पे नाइट्रोजन भी रिएक्टिव हो जाता है। अगर हमारे फ्यूल में इम्प्योरिटी है तो वो भी डेफिनेटली पोल्यूटेंट बन के बाहर आएंगे। अगर हमारे एयर में कोई किसी टाइप की इम्प्योरिटी है तो वो भी पोल्यूटेंट बन के बाहर आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर पोल्यूशन होता है तो उससे प्रॉब्लम्स क्या जनरेट होती है हमारे सोसाइटी में। वैसे तो ये सारी प्रॉब्लम्स केवल व्हीकल पोल्यूशन से नहीं है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी है, दूसरे एयर पोल्यूशन के रीजंस भी हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। बट यहाँ पे हम व्हीकल पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं तो व्हीकल पोल्यूशन भी इन सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करता है। तो पहले आप जान लो ग्लोबल वार्मिंग। आपने नाम बहुत बार सुना होगा, जानते भी होगे। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्टली होती क्या है। अगर अननेचुरल कंडीशंस में अगर आपके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो आप कहोगे नेचुरल और अननेचुरल क्या हो गया? देखिए, एक तो होता है सनराइज होता है, वहाँ से हीट आती है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और रात में जब सनसेट होता है तो अगेन वो जो जितना हीट आई थी वो नियर अबाउट वापस चली जाती है और एक नेचुरल कंडीशन हम अचीव कर लेते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि रात में आपको ठंड फील होती है, दिन में गर्मी होती है, तो एक नेचुरल कंडीशन है हीटिंग और कूलिंग की। अब क्या हो गया भाई? अननेचुरल ग्लोबल वार्मिंग मतलब ऐसी गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में आ जाएं जो कि जब सन रेज आए तो उनको एब्जॉर्ब कर लें और जब सनसेट हो उस टाइम पे उनको रिलीज ही ना करें। रिलीज नहीं करेंगे तो उनके पास ही वो हीट रहेगी और उस हीट से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं अननेचुरल कंडीशन से हीटिंग होना हमारे अर्थ का, और यही ग्लोबल वार्मिंग का फॉर्म होता है। एसिड रेन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। बेसिकली जो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है या सल्फ्यूरस एसिड है, ये एसिड बेसिकली क्या होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं ड्यू टू द पोल्यूशन, और जब ये अर्थ पे कंडेंस होकर गिरना चालू करती हैं तो इसे हम कहते हैं एसिड रेन। क्योंकि बारिश के फॉर्म में गिरती हैं, बूंदों के फॉर्म में गिरती हैं, चाहे ये सॉलिड फॉर्म में गिरें चाहे लिक्विड फॉर्म में गिरें, जैसे भी फॉर्म में गिरें ये काफ़ी हार्मफुल होती हैं। क्योंकि एसिडिक मटेरियल है, जहाँ पे भी जाएंगे जिस चीज़ पे भी पड़ेंगे उसको जला देंगी। स्मोक होता है, आपने देखा है, विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अजीब अलग तरीके की स्मेल आती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, आप ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को जानते हो। अब डिस्कस करते हैं कि इंजन का जो एमिशन होता है वो होते कितने टाइप्स के हों। तो अगर मेजरली हम बात करें तो एक तो होता है एग्जॉस्ट एमिशन, जो हमारे पाइप से निकलता है, एग्जॉस्ट सिस्टम से निकलता है, उसे हम कहते हैं एग्जॉस्ट एमिशन। एक होता है नॉन एग्जॉस्ट एमिशन। नॉन एग्जॉस्ट एमिशन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है एग्जॉस्ट एमिशन का। हम दोनों को देखेंगे। पहले देखते हैं कि एग्जॉस्ट एमिशन कौन कौन से होते हैं। तो इन सबको जिनको भी आप देख रहे हो काफ़ी परिचित हो, आप जानते हो इनके बारे में। पहला है अनबर्न कार्बन पार्टिकल, आगे डिस्कस भी करेंगे थोड़ा। फिर होता है आपका CO, CO2, फिर होती है आपको NO, NO2, ये सारे गैसेस हैं। फिर सल्फ्यूरिक ऑक्साइड है, फिर पर्टिकुलर मेटल है, सूट है, धुआं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं आपके व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम से। इनके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं क्यों आती हैं। शॉर्ट में हम इनके रीजंस भी डिस्कस करेंगे कि ये बाहर क्यों आती हैं। अब नॉन एग्जॉस्ट एमिशन की हम बात करें तो ये बेसिकली है जो आपका फ्यूल इवापोरेट हो जाता है डिफरेंट सिस्टम से, वो भी एक तरह का पोल्यूटेंट ही होता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन एग्जॉस्ट। बस ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि हमने इसको नियर अबाउट निगलेक्ट कर दिया है।
कहीं पे अगर लीकेज नहीं हुआ किसी ब्रेकडाउन की वजह से, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो होता है एग्जॉस्ट एमिशन से, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, बहुत स्टेबल स्टेज में होता है ये। बट अगेन कंबसन चेंबर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है और बाहर से एयर लेते हो तो उसमें नाइट्रोजन है ही, तो वो नाइट्रोजन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रिएक्ट करना चालू कर देती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 2000 केल्विन या 2500 केल्विन के आसपास अराउंड टू अराउंड यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनना स्टार्ट होती है। तो बहुत सारे, अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनना स्टार्ट करेगी। और नाइट्रोजन ऑक्साइड का बेसिकली नुकसान क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ने बाद में ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये बेसिकली नाइट्रिक एसिड भी बना लेते हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं HNO3, और एसिड रेन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कहीं पे भी इनको पानी मिल गया, कहीं पे भी हाइड्रोजन मिल गया, रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। और अब बात करते हैं हम अनबर्न कार्बन की। अनबर्न कार्बन HC, मतलब कहीं हाइड्रोजन निकल गया, कहीं पे कार्बन निकल गया। अनबर्न कार्बन होता क्या है, जो हमारी सिलेंडर वॉल होती है ना, अनबर्न कार्बन उससे चिपक जाते हैं और जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक लग रहा होता है उस टाइम पे ये बाहर निकल जाते हैं। तो इनसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि ये बहुत हॉट होते हैं, लाइट की स्कैटरिंग होने लगती है। आपने देखा होगा कभी लाइट अंदर आती है ना, कभी दरवाजे से देखो किसी स्मॉल टीमी होल से आ रही है, तो आपको दिखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। वो छोटे पार्टिकल तो चलो डस्ट के होते हैं, अगर वही छोटे पार्टिकल SC के हैं तो वहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग होने लगती है, जिसके वजह से आपके स्किन के डिजीज, आपके आइज़ में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। और दूसरा, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा हो तो डेफिनेटली अगर जहाँ पे आपके ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है बर्निंग के लिए, तो वहाँ पे HC तो बाहर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी डिफिशियंसी की वजह से होता है। ऑक्सीजन की अगर डिफिशियंसी है, रिच मिक्सचर आप सप्लाई कर रहे हो, तो CO गैस बाहर आएगी। ऑलरेडी इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। उस वीडियो का लिंक आपको मैं लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर डाइऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में बेसिकली डीजल में पाई जाती है, गैसोलीन में इसके ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, डीजल में होता है। तो डीजल में ये रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं, बाद में कंबाइन कर लेते हैं स्टीम के साथ, वाटर के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा H2SO3 बना लेते हैं। और ये एक एसिडिक मीडियम है, बहुत हाईली एसिडिक मीडियम होता है। जहाँ पे भी जाएगा ये करोज कर देगा, किसी मेटल को लग गया तो करोज कर देगा, बिल्डिंग को भी करोज कर देगा, किसी फसल पे गिर गया तो फसल पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर होता है पार्टिकुलेट्स मैटर। अब पार्टिकुलेट्स मैटर कई रीजन से होते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, धुआं निकल रहा है वहाँ से। दूसरी चीज़, जो आप लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ करते हो ना, जब लुब्रिकेंट ऑयल की बर्निंग होती है तो उसके वजह से शूट ज़्यादा निकलता है, ठीक है, राख जिसे आप कहते हो, तो वो ज़्यादा निकलता है। और जहाँ पे आप देखो बिना लुब्रिकेशन के आपका काम भी नहीं चलेगा, आपको फ्रिक्शन भी मिनिमाइज करना होता है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ही ज़्यादा आपको लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे रीजन्स हैं, आपके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं कि आप पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा तक मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यार कार्बन डाइऑक्साइड तो इंसान भी छोड़ता है, कितना मिनिमाइज करोगे आप कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी तो CO बनेगी। अगर हम ये कहते हैं कि CO पोल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट है, तो हम कंबशन कर ही क्यों रहे हैं भाई? कंबशन करोगे वहां पे कार्बन है तो CO2 ही तो बनेगा कंप्लीट कंबशन के बाद। इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं ना ग्रीन हाइड्रोजन की, कि हम ऐसे फ्यूल जनरेट करें। इससे पहले मैंने ग्रीन हाइड्रोजन पे भी वीडियो बनाया था, मतलब हाइड्रोजन CNG पे भी वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो आप, उसका भी लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। हम अब बात कर रहे हैं भैया कार्बन को निकालो, कार्बन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब हाइड्रोजन को लाओ, तो हम हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारे देश इस पर काम कर रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा भी कि हाइड्रोजन फ्यूल्स आ गए बेसिकली। चूंकि नेचुरल कंडीशन में वो पाई नहीं जाती हाइड्रोजन गैस, उसको स्टोर करने के लिए -200 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि एक बार हाइड्रोजन आ गया मजे ही मजे भाई। अगर हाइड्रोजन को स्टोर करना है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा, सेपरेट करने के लिए एक ट्रेडिशनल जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज करना पड़ेगा। और ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होगी भाई? या तो कोयले से प्रोड्यूस होगी या तो गैस बर्न करके। तो फॉसिल फ्यूल्स का अल्टीमेटली यूज किधर से घूम फिर के आ ही जाता है। इसलिए प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन आ गया तो पूरी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो ये एक प्रॉब्लम है। ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, मतलब CO2 को भी हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है लाइट की। लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को। और जब सनसेट होता है उस टाइम भी ये हीट को नहीं छोड़ते हैं, जिससे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ता है और कंटिन्यूस बढ़ता ही जा रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ऑलरेडी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है।
अब ये सब तो प्रॉब्लम हो गए, थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इनको मिनिमाइज कैसे करेंगे। बहुत सारे सेटअप्स हैं जिसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दो तरीके होते हैं अगर ब्रॉडली हम देखें। पहला कि भाई आप ऐसा कुछ प्रिवेंशन कर लो ताकि वो बने ही ना। दूसरा कि एग्जॉस्ट हो गया, एक बार एमिशन हो रहा है तो एमिशन में ट्रीटमेंट कर दो ताकि इन्वायरमेंट में कम जाए। तो दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है जिसे हम प्रिवेंटिव कह सकते हैं कि हार्मफुल एमिशन आए नहीं, आप ट्राई करो कि कंप्लीट कंबशन हो, ऐसा सिस्टम डिजाइन करो, आप कंट्रोल अच्छा करो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो डिजाइन में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस लगाओ जिससे फ्यूल का रेशियो जो है, एयर रेशियो है, वो प्रॉपरली कंट्रोल हो, इपोराइजेशन ज़्यादा हो, मिक्सिंग अच्छे से हो, प्रॉपर बर्निंग हो। ये सारी चीज़ें आप डिजाइन से कर सकते हो। इंजेक्शन सही तरीके से हो, जैसे पेट्रोल इंजन की बात किया है उसी तरीके से, डीजल इंजन के ऊपर बात किया गया है, उसी तरीके से नीचे पेट्रोल इंजन की भी बात किया गया है कि यहाँ पे डिजाइनिंग हम अपने इंजन की, अपने व्हीकल की ऐसे करें ताकि कुछ हद तक जो हमारा एमिशंस है उसको मिनिमाइज कर पाएँ बाय द डिजाइन। तो डेफिनेटली डिजाइन को भी कंटिन्यूसली हम इंप्रूव कर रहे हैं। कुछ फ्यूल कंडीशन को हम इंप्रूव कर लें कि जो फ्यूल में पोल्यूटेंट है उनको पहले ही बाहर कर लें, तो उस पर भी काम चल रहा है। और इसका दूसरा तरीका है कि पोस्ट कंबशन एग्जॉस्ट एमिशन को हम कंट्रोल करें, और हम करते भी हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम लगाते हैं, वहाँ पे हम कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं, पार्टिकुलेट को ऑब्जॉर्व करने के लिए लगाते हैं। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एक एक कंपोनेंट को कहाँ पे कौन से पेट्रोल में कौन सा लगता है, डीजल में कौन सा लगता है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। ये बस मैंने आपको ये बताया है कि आप यहाँ से चीज़ों को रिवाइज कर लो, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट हो जाए चीज़ें आपको, और फिर इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दो। ये वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, एक जगह लिख लीजिए कि आपका क्या आंसर है, लास्ट में आपको आंसर मिलेगा, वहाँ पे आप मैच कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है और प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो तो बिलीव मी, आपको रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और पढ़ना और एक साइड से भूलना, मतलब फेड होना, उसका कोई मतलब नहीं है। आप कम पढ़ो बट रिवाइज करते रहो। चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बुक में नहीं, क्योंकि बुक लेके एग्जाम नहीं देना है, दिमाग लेके एग्जाम देना है। तो आप ट्राई करो कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो आपके दिमाग में रहें। वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करो और खुद अपने आप को एग्जामिन करो कि कितने आंसर्स आप सही दे पा रहे हो, क्यों आंसर आप सही नहीं दे पा रहे हो, कहीं पे गलती हो रही है तो क्या फंडामेंटल आप भूल गए हो, क्या चीज़ें आपने पढ़ी ही नहीं है। ये सारी चीज़ें सेल्फ एनालाइज करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो ये कुछ 12 क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। तो यहाँ पे आप आंसर अपना मैच कर सकते हो। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।